बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है, लेकिन आज ये मैट्रिक के सिलसिले की आखिरी वीडियो है, यानी उसका आखिरी सवाल, यानी सवाल नंबर 10, जिसमें मजमून के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। मजमून निगारी हमेशा से लाजमी सवाल रहा है, 10वीं से लेकर बड़ी जमातों तक। मजमून असल में ये जांचने का जरिया है कि तालिब इल्म को लिखने का कितना सलीका आता है। तो आपके हिस्सा जीम में सवाल नंबर 10, 2 सफ़ों का मजमून जिसके 8 नंबर हैं, ये सवाल रखा गया है। तो पहले तो आप मजमून को हम आपको बताएंगे मजमून का ढांचा, यानी खाका क्या होता है। ये जहन में रहेगा तो मजमून की और चीज़ें आपके जहन में आसानी से आएंगी। याद रखिए, मजमून के 3 हिस्से होते हैं। ये हम आपको आउटलाइन बता रहे हैं, खाका बता रहे हैं। पहले हिस्से को आप आगाज़ कह लीजिए, तमहीद कह लीजिए, इब्तदा कह लीजिए, यानी नफ्स आगाज़ कह लीजिए, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। मतलब आगाज़ में आपको अपने मौजू का तारुफ कराना होता है, जिस मौजू पर आप मजमून लिख रहे हैं। अब इन्होंने 2 सफ़ों का मजमून मांगा है, तो अगर एक सत्र में औसतन 10 अल्फाज भी हों तो अंदाजन 25 सतरें तो एक कापी, एक रजिस्टर में होती ही होंगी, या इससे ज़्यादा भी होती हैं। अगर 25 भी लगाएं तो 2 सफ़े का, यानी फ़र्ज़ कीजिए 50 लाइनों का, 50 सत्रों का आपको मजमून लिखना है। तो 50-60 सत्रों का अगर मजमून आपको लिखना हो तो आगाज़ 3-4 लाइनों का, 3-4 सत्रों में आपको आगाज़, 5 सत्रों में आपको आगाज़ अपने मौजू का तारुफ करा देना चाहिए। तो पहला हिस्सा है तमहीद, आगाज़ या इब्तिदा। उसके बाद है असल मौजू, नफ्स मजमून, जिस मौजू पर आपसे मजमून की फरमाइश की गई है, आपको हिदायत की गई है कि आप लिखें, वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये कितना होना चाहिए? तो लगभग ये कुल मजमून का 80-90% के आसपास होना चाहिए। यानी जितनी सतरें आप उसमें खर्च करेंगे, या अगर 50 सत्रों की बात है तो कम से कम 40 सतरें, या 35 भी हो सकती हैं, 42 भी हो सकती हैं, लगभग की बात हो रही है। इतनी सतरें आपके मजमून में होनी चाहिए, जिसमें आप अपने मौजू के बारे में खुल के बात करेंगे, जहाँ तक आप बात कर सकते हैं, और उसके बारे में दलाइल देंगे। ये मरकजी हिस्सा होता है, सबसे बुनियादी, यानी मेन पार्ट होता है ये। इसमें आपको अपने सारे मौजू के मुतालिक बात करनी होती है। आखिरी हिस्सा इख्तिताम, खात्मा, खुलासा बहस, खुलासा कलाम, खुलासा गुफ्तगू, खात्मा बहस, कुछ भी आप उन्वान रख सकते हैं। उन्वान ना रखें, लेकिन जहन में ये रहे कि ये भी तमहीद या आगाज़ की तरह, ये भी 4-5-6 सत्रों में आपको, यानी बात को अपनी समेटते हुए उसका इख्तिताम करना चाहिए, जो मौजू आपको दिया गया है। ये तो हो गई आउटलाइन, बैरूनी खाका, कि भाई आपके जहन में ये ढांचा रहे कि मुझे इस तरह लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और ये इतना लिखना है, ये इतना लिखना है, ये इतना लिखना है। अब आइए, लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना है आपको, वो आप जहन नशीन कर लीजिए। लिखते वक्त सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ख्याल करना है वो है तरतीब, यानी आपकी बातें तरतीब में होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बात चौथे नंबर पे कहने की है वो आपने पहले नंबर पे कह दी, पहले नंबर पे कहने वाली बात 8वें नंबर पे कह दी, ये मुनासिब नहीं है। तो तरतीब, रब्त, तसलसल, कुछ भी नाम दे दीजिए, तरतीब मजमून की बहुत ही बुनियादी शर्त होती है। आप अपनी बात में तरतीब का ख्याल कीजिए, यानी पहले कहने वाली बात पहले कहिए, बाद में कहने वाली बात बाद में कीजिए। दूसरी बात है, मौजू के गिर्द रहिए। इसको आप वहदत कह लीजिए, मरकजियत कह लीजिए, सेंट्रलाइजेशन आप अगर अंग्रेजी में समझना चाह रहे हैं, यानी अपने मौजू के आसपास रहिए, मौजू से बाहर आपको नहीं जाना। जो मौजू है उससे बाहर जाएंगे तो ये मजमून की खराबी या खामी समझी जाएगी। इस चीज़ का बड़ा ख्याल कीजिए। अक्सर देखा गया कि तालिब इल्म लिखते लिखते गोया उनका कलम बहक जाता है और किसी और ही जगह पहुंच जाता है, जो कि मौजू का तकाजा नहीं होता। तो अपने मौजू के आसपास ही रहिए। ये मरकजियत बहुत ही अहम और बुनियादी बात है। मौजू से बाहर नहीं जाना है आपको। फिर किस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी बात में तकरार ना हो, रिपीटिशन ना हो। जो बात आप ऊपर कह आए हैं उसी बात को आपने थोड़ा आगे चल के वहां भी कह दिया, फिर कहीं आगे चल के कह दिया, तो ये मजमून की खामियों में गिनी जाएगी। तकरार नहीं होनी चाहिए, बात को दोहराए मत। फिर तरदीद नहीं होनी चाहिए। तरदीद का मतलब आपने ऊपर एक बात कही और आगे चल के उसी के बिल्कुल मुखालिफ कोई दलील दे दी,
यानी अपनी बात तो खुद ही आपने रद्द कर दिया, खुद ही काट दिया। ऐसा भी देखा गया है कि लिखते वक्त तालिब इल्म के जहन में ये रहा ही नहीं कि मैंने ऊपर क्या लिखा है, और आगे चल के उसके बिल्कुल खिलाफ बात कर दी। तो ये भी मजमून की खामियों में से गिनी जाएगी। फिर तवालत मुनासिब होनी चाहिए, लंबाई, क्योंकि जितना बोर्ड वाले आपसे तकाजा करते हैं आप उन्हीं हदूद में रहिए और उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों को इस तरीके से तरतीब दीजिए कि वो ज्यादा फैले नहीं। 2 सफ़ों का है तो 2 सफ़ों ही का मजमून होना चाहिए। और आखिरी बात इस चीज का ख्याल कीजिए कि सारी बातें सही होती हैं, तरतीब भी है, वहदत भी है, तकरार भी नहीं है, तरदीद भी नहीं है, तवालत भी ठीक है, लेकिन एक ऐसी खामी होती है जो अच्छे भले मजमून पर पानी फेर देती है, वो है इमला। इमला की गलतियां इस कदर ज्यादा देखी जाती हैं, तो इमला का ख्याल कीजिए। अल्फाज जिस तरह लिखे जाते हैं वैसे ही लिखिए, इमला की गलत। इसीलिए अपने लिखे हुए को आपका काम है कि पूरे को दोबारा पढ़ें, चेक करें। जल्दी में बाज़ औक़ात गलत इमला सबसे हो जाता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और उसको वाज़े तौर पे काटें। जब भी काटें लफ्ज़ को इतना वाज़े तौर पे काटें कि वो पढ़ने में ना आए, और फिर काट के दोबारा लिख दीजिए, साफ साफ लिखिए। और ये भी ध्यान में रख लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मजमून 3 पैराग्राफ में लिखा जाए, पहले इब्तदा फिर नफ्स मजमून एक ही पैराग्राफ में, और नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ इसके होने चाहिए। एक बात आपने की, उसके बाद कोई नई बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ बदल के कीजिए। इस तरह खूबसूरती भी होती है, देखने वाले को भी आसानी होती है, और आपकी बात की तरतीब भी बन जाती है। तो अजीज़ तलबा, ये मजमून के बारे में आपको बुनियादी बातें, उसूली बातें बता दी गई। मजमून तो चूँकि कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम इसका खाका ही बता सकते थे, और ये बता सकते थे कि मजमून कैसे लिखना चाहिए। मजमून लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना मुताला, अखबार पढ़िए, ख़ास तौर पर अपनी दरसी किताबों के अलावा भी कुछ पढ़िए, और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। इसी से आप मजमून लिखने के काबिल हो सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मैट्रिक के सिलसिले की ये तमाम वीडियो, ये आज आखिरी वीडियो थी, इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।